ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं श्रेया श्रीवास्तव और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की सेकेंड ईयर वालों के लिए हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी और उसका ये पार्ट 15 है। बाकी के पार्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, 14 पार्ट उसमें होंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल इन द माइक्रो कंट्रोलर फैमिली इंस्ट्रक्शन सेट। माइक्रो कंट्रोलर फैमिली इंस्ट्रक्शन सेट में कितने इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, हिंदी में हम देख लेते हैं एक बार। कह रहा है माइक्रो कंट्रोलर परिवार के निर्देश सेट में कितने निर्देश होते हैं। ठीक, वैसे तो अगर देखा जाए तो 255 इंस्ट्रक्शन होते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब कि कोई कार्य आपको बोला गया करने के लिए, वो आपके लिए एक निर्देश हो जाएगा। उसको हम इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन और हिंदी में निर्देश बोलते हैं। तो अगर कोई कार्य करने के लिए बोला गया तो वो तो आपका इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि माइक्रो कंट्रोलर में कितने हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो अगर टोटल इंस्ट्रक्शन की बात करें हम, तो टोटल हमारे 255 इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो अगर टोटल पूछ ले तो 255 होते हैं। ठीक है, अब लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो सेम टू सेम होते हैं एक दूसरे से। इस वजह से जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको हम काउंट करेंगे। ठीक है, उनको काउंट करेंगे जो डिफरेंट टाइप है। तो डिफरेंट टाइप के हमारे होंगे 111। ठीक है, तो टोटल 255 होते हैं, उसमें से डिफरेंट कितने होते हैं 111, और बाकी जो होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, तो दो चीज आपको याद रखनी है, एक तो टोटल हमारे इंस्ट्रक्शन कितने और डिफरेंट टाइप। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है हमारा डिफरेंट टाइप के लिए पूछा है। देखिए, क्योंकि 255 ऑप्शन में नहीं है और यहाँ कुल भी नहीं लिखा हुआ। ठीक, पूछा हाउ मेनी इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल इन द माइक्रो कंट्रोलर फैमिली इंस्ट्रक्शन। माइक्रो कंट्रोलर के फैमिली इंस्ट्रक्शन सेट में, इंस्ट्रक्शन सेट में मतलब कई सारे निर्देशों का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम निर्देश सेट कहते हैं या इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 111 है। 211 का ऑप्शन नंबर डी 111 आंसर हो जाएगा। होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि हमने बताया टोटल हमारे इंस्ट्रक्शन सेट कितने होते हैं 255, और हमारे डिफरेंट वाले कितने होते हैं 111, यानी 111। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय द MCS 15 माई फैमिली माइक्रो कंट्रोलर। MCS 51 परिवार माइक्रो कंट्रोलर द्वारा तर्क संचालन कैसे किया जाता है। तो ये देखिए, लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे कि एंड करना, आपने डिजिटल में पढ़ा होगा, एंड, और, नॉट, नॉर, ये सभी पढ़ रखेंगे, एक्सॉर, एक्सनॉर, और इनके अलावा लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, इज इक्वल टू, ये सब भी हमारे लॉजिकल ऑपरेशन कहलाते हैं। ठीक है, आया समझ, ये सब भी हमारे लॉजिकल ऑपरेशन कहलाते हैं। जैसे कि एंड करना, अब एंड का ट्रुथ टेबल आप देखोगे तो दो चीजों को ऐड, हम मल्टीप्लाई करना हमारा एंड करना होता है। दो चीजों को अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो उसके लिए और गेट का यूज करते हैं, और जस्ट अपोजिट आउटपुट हो जाता है हमारा, वो नॉट गेट में हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से हमारा बाकी ये सारे गेट हैं। तो इन सारे गेट में जो भी ऑपरेशन होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, लॉजिकल ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन। और ये जो है जैसे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, और इज इक्वल टू, या कंपैरिजन अगर किसी का किया जाता है तो वो भी हमारा लॉजिकल ऑपरेशन में ही आते हैं। ठीक है, पहले तो हमने समझ लिया कि लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है। अब क्या पूछ रहा है कि MCS 51 फैमिली माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रहा है। ठीक, हाउ द, कैसे लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होता है। ठीक है, अब ऑप्शन पे देखते हैं। पहले ये ध्यान रख लो, MCS 51 फैमिली ये माइक्रो कंट्रोलर की एक बहुत स्टार्टिंग की फैमिली है, जो कि इंटेल द्वारा इन्वेंट की गई थी। ठीक है, ये पूछता नहीं है बट जान लो। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ते हैं ऑप्शन हम। बिट ऑपरेंड, ऑप कोड फॉर्मेट, फंक्शन मेनोमिक, और बिट एंड बाइट ऑपरेंड्स। ठीक, फंक्शन स्मरक। अब देखो, मेनोमिक या स्मरक ये आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। मेनोमिक्स क्या होते हैं, ऐसा कोई ट्रिक बना लेना, जैसे याद करने की
चीजों को याद करना है तो हम क्या करते हैं, ट्रिक बना लेते हैं। जैसे रेजिस्टेंस का कलर कोड याद करना हुआ, या केमिस्ट्री में हमें एलिमेंट्स याद करने हुए, तो हम क्या करते हैं, उसका ट्रिक बना लेते हैं, या कोई एक लिस्ट बना लेते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक, या किसी से जोड़ लेते हैं, ठीक है, या कनेक्ट करके हम याद कर लेते हैं। तो इस तरह के याद करने को ट्रिक को हम क्या कहते हैं, मेनोमिक्स कहते हैं। तो फंक्शन मेनोमिक्स जान गए क्या होता है। अब ऑप कोड क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है। ऑप कोड का मतलब होता है जो इंस्ट्रक्शन देता है, जिसका घर में चलती हो। जैसे मान लीजिए आपकी मदर ने कहा कि ये काम होना चाहिए, तो वो काम होना चाहिए, तो वो उसी तरह से हमारा ऑप कोड फॉर्मेट होता है जो बताता है कि ये काम होना चाहिए, वो काम बताता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन देता है कि ये कार्य होना चाहिए क्योंकि मैंने कह दिया, ठीक। अब हम आते हैं ऑपरेंड पे कि ऑपरेंड क्या होता है। अब ऑपरेंड अपने अंदर डेटा एड्रेस रखता है। जैसे ऑप कोड जो भी इंस्ट्रक्शन देता है हमारा, ऑपरेंड अपने अंदर डेटा को परफॉर्म, जो भी डेटा, जो भी मेमोरी परफॉर्म होनी है, जो भी डेटा या जो भी चीज परफॉर्म होनी है उसको रखता है, उसके एड्रेस को रखता है, उसको रखता है। मान लो हमारी मम्मी ने हमें 500 रुपए दिए, ठीक है, और कहा इसे यहाँ यहाँ खर्च करना है, तो एक तो उन्होंने ऑप कोड, हमारे वो मम्मी हो गए, ठीक, और उन्होंने जो आदेश दिया, वो जो पैसे दिए वो हमने अपने पास रखे, यानी कि वो इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा, जो पैसे दिए हमें अपने पास रखे, फिर वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ यूज करना, तो हम वहां वहां यूज करेंगे। होप आपको तरीका समझ में आ रहा होगा कि ऑप कोड क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है। रटने वाली चीजें नहीं है, समझ के चलते हैं, ठीक है। जहां रटने वाली चीजों की वैल्यू होती है तो हम बता देते हैं कि आपको ये चीज रटनी पड़ेगी क्योंकि ये वैल्यू है। अब क्या पूछ रहा है कि MCS 51 परिवार माइक्रो कंट्रोलर द्वारा तर्क संचालन कैसे किया जाता है। तो ये कैसे किया जाता है, लॉजिकल ऑपरेशन हमारा बिट पे होता है 0 और 1। हम जानते हैं कि 0 और 1 जो हमारा आता है वो क्या होता है, बिट होता है, और बाइट, अगर 8 बिट का समूह हो जाए तो वो क्या बन जाता है, बाइट बन जाता है। 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, ओके। तो जब 8 बिट का समूह हमारा बाइट बन जाता है, और माइक्रो कंट्रोलर ऐसी चीज है जो हमारा बिट पे भी काम करती है और बाइट पे भी काम करती है, ठीक है, बिट पे भी करती है और बाइट पे काम करती है, दोनों पे ही काम करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा बिट एंड बाइट ऑपरेंड। तो जो ये वाली फैमिली है MCS 51 फैमिली कैसे कार्य करती है, कौन सी लॉजिकल परफॉर्मेंस कैसे करती है हमारी, वो सारे लॉजिकल परफॉर्मेंस जो है वो हमारी बिट और बाइट के फॉर्म में करती है। आया समझ, हो सके ये आपको एक बार मैंने समझाया, लेकिन आप इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा क्योंकि समझाया सही से है, ठीक। ऑप कोड नहीं हो सकता क्योंकि ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है और हमारा माइक्रो कंट्रोलर काम कर रहा है बिट और बाइट पे, तो वो जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको अपने पास रखता है, फिर जैसे कहा जाता है वो वैसे कार्य करता है। तो बिट और बाइट इसका आंसर हो जाएगा 212 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, What is the VCC supply pin number for the microcontroller of IC 8051? अभी पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि पिन नंबर कैसे याद करने हैं, कौन से पिन पे क्या रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, किस पिन नंबर के बारे में, VCC के बारे में पूछा है, ठीक। पिन नंबर VCC के बारे में पूछा, तो हमने ये बताया था ये पावर पिन होती है प्लस VCC से कनेक्ट होती है, कौन सी, पिन नंबर 40, ठीक है। पिन नंबर 40 हमारी VCC पिन होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं पिन नंबर को कल के तरह, ठीक है। हमने क्या कहा था आपसे कि सबसे पहले हमें ग्राउंड पिन याद करनी है, यानी 20 और 40, जो कि VCC और ग्राउंड या माइनस VSS भी बोल सकते हैं, ओके इसको। नेक्स्ट हमने आपसे कहा था कि पोर्ट आपको याद करने, कैसे 0 1 2 3, ठीक है, 0 1 2 3। 0 कहाँ स्टार्ट करेंगे हम, 0 से लेकर के 7 तक हम लिख लेंगे, ठीक। उसी तरह से हम 1 का स्टार्ट करेंगे तो 1.0 से लेकर के हम 7 तक लिख लेंगे। उसके बाद हम तुरंत क्या लिख देंगे, रीसेट। उसके बाद हम लिख देंगे
रीसेट। नीचे आओ, नीचे से हम एक्सटेल 1 और एक्सटेल 2 लिख देंगे, ठीक है। 18 19 हमारा एक्सटेल 1 और एक्सटेल 2, जो कि क्या दिखाता है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर यहाँ कनेक्ट है। क्या कनेक्ट है, क्रिस्टल ऑक्सीलेटर कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट हमने बताया था आपको कि इसके बाद हमारा रीड राइट तुरंत आ जाता है। क्या करते हैं, हमारा रीड और राइट पिन आ जाते हैं। फिर हमारी टाइमर पिन आ जाती है, ठीक है। ये दोनों हमारी टाइमर पिन है, 15 नंबर और 14 नंबर, ठीक है। फिर हमारा इंटरप्ट पिन आ जाती है, ये दोनों हमारी इंटरप्ट पिन है, ठीक है। इंटरप्ट पिन और TXD और RXD, ट्रांसमीटर और रिसीवर, ये वाली पिन हमारी ये है। हमने कहा था ऐसे याद करने के लिए, ये वाली लाइन याद हो गई। फिर हम इस वाले लाइन में आते हैं और हमारा 30 नंबर का हमें पता है ALE प्रोग्राम होगा, ठीक है। एड्रेस लैच इनेबल, एड्रेस लैच इनेबल, ये वाली पिन होगी, ठीक है। 29 नंबर PSE न होगी और बाकी हमारे हैं क्या हो गया, एड्रेस लाइन और पिन नंबर 2 के एड्रेस लाइन, ये भी हमारी सारी एड्रेस लाइन होंगी। और 31 हमने कहा था, याद कर लेना, इनेबल एसिस, ठीक है। ये हमारा VPP पिन नंबर 31। अब देखिए इसमें और कौन कौन से पिन है, 38 30 और 21 है। यहाँ पे आइए देखिए 21 पे हमें ये लिख देना है कि एड्रेस 8 लिख दो, चाहे पिन नंबर 2 का 0, ठीक है। 38 नंबर पिन हमारा ये रहा, ये भी कोई खास नहीं है, मतलब काम इसका खास है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऐसे वाले पिन होते हैं ना, वो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। अब वो पोर्ट वाले पिन नहीं पूछे जाते हैं ना, ठीक है। 38 21 और 30 तो ALE PROG आपको पता होगी, क्योंकि पिछली क्लास में भी ये डिस्कस हुआ था। तो इस तरह से हम 8051 का पिन डिस्कस किए थे। और यहाँ पे हमारा 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 40 नंबर का नहीं, क्वेश्चन में पूछा है कि 40 वाली पिन पे कौन सा हमारा रहेगा। तो 40 वाली पिन पे हमारा पावर सॉकेट, पावर सप्लाई जुड़ी होती है, जो कि हम प्लस VCC कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 213 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि है 40 पिन पे हमारा जो VCC है वो दिया जाता है। होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। अब माइक्रो कंट्रोलर का यूज क्या है, ये बताओ हमें कि क्या छोटे मोटे सिस्टम के लिए या लार्ज कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए हम यूज कर रहे हैं। माइक्रो कंट्रोलर का काम है हमारी चीजों को बहुत इजी बनाना, टाइम हमारा बचाना, ठीक है, और ऑटोमेटिक सब चीज कर देना। जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर आया सारी चीजें हमारी ऑटोमेटिक हो गई। जैसे कि अगर ट्रांजिस्टर की बात करें, ट्रांजिस्टर यूज होता था, उसके बाद गेट्स वगैरह आए, उसके बाद हमारा माइक्रो कंट्रोलर आया। तो माइक्रो कंट्रोलर का जैसे जैसे इनबिल्ट हुआ वैसे वैसे हमें पता चला कि हाँ ऑटोमेटिक चीजें भी हो सकती हैं। तो काम क्या है अगर देखा जाए तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग क्या है, तो डिवाइस को ऑटोमेटिक ही कंट्रोल करना इसका कार्य है, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि मैम स्मॉल सिस्टम, लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जनरल पर्पस सिस्टम के लिए हम यूज कर सकते हैं, हाँ यूज कर सकते हैं, बट हमें मेनली काम क्या देखते हैं, ठीक है। अगर किसी के गुण बताना है तो सबसे अच्छा वाला गुण बताया जाता है, उसके बाद आप बता सकते हो, ठीक है, वरना लोग सबसे अच्छा वाला क्वालिटी सबसे आगे रखते हैं। तो हम जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर यूज क्यों होता है, जहाँ पे ऑटोमेटिक काम करने हो, कंट्रोल करने हो डिवाइसेस को, वहां पे हम यूज करते हैं। तो 214 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, what is the purpose, what is produced by the DC motor infrared interfaced, what is produced by the DC motor interface with 8051 microcontroller। 8051 माइक्रोकंट्रोलर के साथ इंटरफेस DC मोटर द्वारा क्या उत्पादित होता है। अब
मोटर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि मोटर द्वारा हमारा क्या हीट उत्पादित होता है, नहीं, क्या हमारा एसी करंट होता है, नहीं, क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, नहीं। तो ये तो एलिमिनेशन मेथड से आप यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें आ गया है नाम कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर का यूज करके हम क्या उत्पादन कर सकते हैं। तो हमारा ऑटोमेटिक कंट्रोल है और लगा किससे के साथ है, तो डीसी मोटर के साथ लगा है, तो मोटर को चलाना होगा, चलाने के लिए हमें टॉर्क उत्पन्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या ये प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क। क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा टॉर्क। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 215 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, जो कि पूछ रहा है कि माइक्रो कंट्रोलर के साथ अगर डीसी मोटर लगा हुआ है तो क्या उत्पादन करेगा, क्या उत्पादन करेगा, टॉर्क, रोटेशन प्रोवाइड करवाना है। ठीक, तो ये रहा आपका ऑप्शन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है हमारा व्हाट इज द बिट लेंथ ऑफ अप काउंटिंग टाइमर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। कल की क्लास में हमने जब की फीचर्स देखे थे, उस की फीचर में हमने आपको ये बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर 8051 में कितने बिट टाइमर होते हैं, 16 बिट के 2 टाइमर यूज होते हैं। बहुत ही कम लैंग्वेज में, मतलब बहुत ही कम शब्दों में हमने ये चीज समझाई थी कि 2 टाइमर यूज होते हैं। देखिए इस वाले फिगर में हम देखेंगे, ठीक है, इस वाले फिगर में हम देखेंगे ये एक्सेल टाइमर 0 और टाइमर 1, ये दोनों कितने बिट के होंगे, ये दोनों ही 16 बिट के होते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। ठीक है, जब हम की पॉइंट समझा रहे थे माइक्रो कंट्रोलर के, जो कि की फीचर्स होते हैं, तो हमने बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर में 2 टाइमर लगे होते हैं, दोनों ही 16 बिट के होते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर अप काउंटिंग की बिट लंबाई क्या होती है, कितने बिट का होता है। तो कितने बिट का होता है हमारा, 16 बिट का, क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है, तो हमने इजिली इसको सॉल्व कर लिया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 216 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, what is the name of the section that count a predefined number of processor clock pulses to generate a programmable delay। अब डिले प्रोवाइड करने की बात हो रही है, अमूमन नॉर्मल प्रोग्रामेबल विलंब उत्पन्न करने के लिए प्रोसेसर क्लॉक पल्सेस की पूर्व निर्धारित संख्या को गिनने वाले अनुभाग का नाम क्या है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा जो डिले प्रोवाइड करवाता है उस भाग को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि काम क्या है, टाइमर का, काउंटर का, क्लॉक सिग्नल और क्लॉक जनरेटर का। तो टाइमर होती है बेसिकली हमारा डिले प्रोवाइड कराने का काम करती है। क्या काम करती है हमारा टाइमर, डिले प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ठीक है, डिले जनरेट करती है या डिले प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है काउंटर। अब काउंटर लिखा है, टाइमर काउंटर एक जैसे ही हैं, ठीक है। बाहरी इवेंट को ये काउंट करने के लिए हमारा उपयोग होता है। जैसे आउटसाइड में माइक्रो कंट्रोलर के क्या हो रहा है वही हमारा काउंट करता है। ठीक है, आउटर क्लॉक सोर्स, आउटर क्लॉक सोर्स पे वर्क करता है और बाहरी इवेंट को काउंट करता है। देखिए ये चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वाली है, तो आपको इजी लैंग्वेज में बताया जा रहा है कि ये करते क्या, एक लाइन में हम बता रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, बेसिक। ठीक है, इतना अगर डीप पे जाएंगे तो पूरा ये बहुत ही एलोबरेट करना पड़ेगा। तो आप इतना जानिए कि आउटर क्लॉक सोर्स द्वारा हमारा बाहरी इवेंट जो हो रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर नहीं, माइक्रो कंट्रोलर के बाहर की बात हो रही है, उसमें हमारा काउंटिंग प्रोवाइड कराता है। और टाइमर जो हमारा होता है वो हमारा डिले प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, 2 चीज समझ में आई। अब क्लॉक सिग्नल का क्या मतलब है, देखते हैं कि जो एनालॉग सिग्नल होता है वो मैक्सिमम कितने में सैंपलिंग कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम सैंपलिंग बताता है क्लॉक सिग्नल, यानी कि जितनी ज्यादा हमारी क्लॉक सिग्नल होगी उतनी ज्यादा हमारी सैंपलिंग अच्छी होगी।
और सैम्पलिंग अच्छी होगी तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर फास्ट चलेगा, सिंपल। ठीक है, ये हमारा क्लॉक सिग्नल करता है। अब नेक्स्ट लिखा है क्लॉक जनरेटर। तो इसमें दो सर्किट लगे रहते हैं, एक हमारा एक्सटर्नल आरसी सर्किट और एक हमारा इंटरनल आरसी सर्किट। दोनों सर्किट हमारा आरसी मतलब रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर आरसी, ठीक है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर की बात हो रही है। दो टाइप के आरसी सर्किट होते हैं, एक हमारा रेजिस्टेंस आरसी सर्किट होता है, सॉरी एक हमारा होता है एक्सटर्नल आरसी सर्किट और एक होता है हमारा इंटरनल आरसी सर्किट जो कि इनबिल्ड होता है और ये क्या करता है, क्लॉक पल्स जनरेट करता है। क्लॉक पल्स जनरेट करने के लिए हमारा इंटरनल आरसी सर्किट यूज होता है। ओके, इंटरनल आरसी सर्किट जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होता है वो क्या करता है, क्लॉक पल्स जनरेट करता है। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि टाइमर काम क्या है, काउंटर काम क्या है, क्लॉक सिग्नल काम क्या है और क्लॉक जनरेटर कैसे काम करता है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि टाइमर यानी डिले प्रोवाइड करेगा, जहां टाइमर आएगा चलो डिले प्रोवाइड करेगा 1 माइक्रो सेकंड। मिनिमम डिले हमारी 1 माइक्रो सेकंड होता है, ठीक है, 1 मेगा हर्ट्ज पे। ये हमारी मिनिमम डिले की बात हो रही है, ठीक है। सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 1 मेगाहर्ट्ज लेगी और इस पे डिले हमारे प्रोवाइड होगा 1 माइक्रो सेकंड का, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी आता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, काउंटर आउटर क्लॉक सोर्स से बाहरी इवेंट को काउंट करता है, ठीक है। क्लॉक सिग्नल मैक्सिमम सैंपल्स लेने की कोशिश करता है, ठीक। क्लॉक जनरेटर इंटरनल आरसी सर्किट जुड़े होते हैं जिसकी वजह से हमारा क्लॉक जनरेट होता है, क्लॉक पल्स जनरेट होता है। तो होप ये समझ में आ गया होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा टाइमर। क्यों टाइमर होगा, अभी हमने डिफाइन किया। क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोग्रामेबल डिले की बात कर रहा है, ठीक है, डिले प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। तो अभी हमने बताया कि डिले कैसे प्रोवाइड होगा, हमारा टाइमर से डिले प्रोवाइड होगा। मिनिमम डिले 1 माइक्रो सेकेंड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 217 का आंसर ए सही होगा जो कि है टाइमर। होप ये स्लाइड समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। विच सेक्शन इन आईसी 8051 इज रनिंग ऑन एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स। अभी हमने इस बारे में डिस्कस किया पीछे, एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स की बात कर रहा है हमारा। आउटर क्लॉक सोर्स जिसको हम एक्सटर्नल क्लॉक सोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक। तो ये किसका कार्य है, हमारा आईसी 8051 में कौन सा खंड बाहरी घड़ी स्रोत पर चल रहा है। तो कौन सा खंड चल रहा है ऐसे, हमारा काउंटर। हमने अभी जस्ट पढ़ा काउंटर ही आंसर होगा। तो 218 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। बाकी वही ऑप्शन है जो हमने पीछे अभी डिस्कस किए। टाइमर टाइम डिले, काउंटर एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट होता है, क्लॉक सिग्नल हमारा क्लॉक सिग्नल की बात कर रहा है और क्लॉक जनरेटर हमारा आरसी सर्किट, इंटरनल आरसी सर्किट से हमारा क्लॉक पल्स जनरेट होता है। तो से चीज वापस लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां समझाया है तो वही ऑप्शन यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी वही होगा मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the maximum delay possible using a single 8051 microcontroller timer running at 12 megahertz frequency? ठीक है, ये पूछ रहा है 12 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति पर चलने वाले एकल 8051 माइक्रोकंट्रोलर टाइमर का उपयोग करके अधिकतम देरी क्या संभव है, मैक्सिमम डिले पूछ रहा है। अभी हमने आपको बताया कि मिनिमम डिले की बात करेंगे तो कितना होता है 1 माइक्रो सेकेंड फॉर 1 मेगा हर्ज, ठीक है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमने 1 मेगा हर्ज बताई और मिनिमम डिले हमारा 1 माइक्रो सेकेंड होता है, ठीक। अब हम यहां पे लगाएंगे इनटू 1 माइक्रो सेकेंड। अब 2 की पावर 16 की वैल्यू हमें पता है, अगर इसको 2 को 16 बार गुणा करोगे तो हमारा आ जाएगा 65536 इंटू 1 माइक्रो सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा 65536 माइक्रो सेकेंड की बात हो रही है,
ठीक है, ये हमारा सही जवाब होगा। ये क्या है, 12 मेगाहर्ट्ज पे मैक्सिमम डिले की बात हो रही है। ठीक है, 12 मेगाहर्ट्ज पे मैक्सिमम डिले कितना होगा हमारा, तो कितना होगा 65536 माइक्रोसेकंड। आप 2 के पावर 16 पढ़ सकते हैं कि 2 के पावर 16 कितना होता है। 2 के पावर 16 सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, 65536 इंटू 1 माइक्रोसेकंड। ठीक है, ये समझ में आ गया हमें बिल्कुल अच्छे से। क्यों, अब यहाँ पे आप कई लोग पूछेंगे कि यहाँ पे क्यों 16 ही लिया गया, क्यों 8 नहीं लिया गया, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर तो 8 बिट का होता है। चलो ये कंफ्यूजन भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं कि हमारा माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो ये तो 8 बिट का होता है, हमने की पॉइंट में ही पढ़ लिया था। बट हमने ये भी बताया था कि टाइमर कितने बिट का होता है, तो टाइमर हमारा 16 बिट का होता है। अब समझ में आया यहाँ पे 2 की पावर 16 क्यों लिया गया है। 2 की पावर 16 इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे टाइमर की बात हो रही है। किसकी, टाइमर की बात हो रही है, 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है और 8051 माइक्रो कंट्रोलर की बात हो रही है और मैक्सिमम डिले प्रोवाइड की बात हो रही है। मिनिमम डिले हमने बताया 1 माइक्रोसेकंड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज। हमारा मैक्सिमम डिले 12 मेगाहर्ट्ज पे पूछ रहा है तो मैक्सिमम डिले हमारा 65536 माइक्रोसेकंड होगा। और 2 की पावर 16 हमने क्यों लिया, क्योंकि हमारा टाइमर 2 है, कितने बिट का है, 16 बिट के हमारे 2 टाइमर है, तो ये हम यूज करेंगे और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। होप ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक, तो 219 जो क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना, 25536 माइक्रोसेकंड। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्यों ये इतना आया, कैसे ये इतना आया, क्योंकि टाइमर हमारी 16 बिट की होती है, 1 माइक्रोसेकंड मिनिमम डिले होता है, तो मैक्सिमम डिले पूछा है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है 2 टाइमर होते हैं तो टाइमर का 16 बिट हमने ले लिया। ये इस तरह से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द टाइमर इनपुट फ्रीक्वेंसी फॉर द 8051 माइक्रो कंट्रोलर रनिंग एट 12 मेगाहर्ट्ज। 12 मेगाहर्ट्ज पर चलने वाले 8051 माइक्रो कंट्रोलर के लिए टाइमर इनपुट आवृत्ति जो हम 1 मेगाहर्ट्ज बोल रहे थे, आपको यहाँ पे हर जगह 1 मेगाहर्ट्ज लिखा है, ये इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है जो कि हमारी शो करती है। ठीक है, और ये हमारी आउटपुट फ्रीक्वेंसी है। तो पूछ रहा है कि 12 मेगाहर्ट्ज का हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं और एक टाइमर चल रहा है, उस टाइमर में इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो हमारी मिनिमम इनपुट फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, 1 मेगाहर्ट्ज की इनपुट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो अभी 3 बार रटवा दिया है कि 1 मेगाहर्ट्ज होता है, तो आपको इसका आंसर देने में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो 220 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है 1 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the purpose of using divide by 12 network in 8051 microcontroller and microcontroller oscillator output to feed the timer? अब देखो ये कह रहा है कि टाइमर को फीड करने के लिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर ऑक्सीलेटर उत्पादन में 12 नेटवर्क द्वारा डिवाइड का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, क्यों ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना कि ऐसा क्यों करते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि तुम्हारा नाम सुशील कैसे पड़ा, तो क्या आप बोलोगे मैं बचपन में सुशील पैदा हुआ था? नहीं, क्योंकि आपके पिताश्री ने या माताश्री ने या किसी ने आपके घर में सुशील नाम रख दिया, तो इस हिसाब से आपका नाम सुशील पड़ गया। ठीक है, बचपन में होते ही तो आपको नहीं पता चला कि आप सुशील हो, तो उसी हिसाब से, क्योंकि ये ऐसा ही डिजाइन किया गया है। क्योंकि ये ऐसा ही डिजाइन किया गया है कि ये 12 नेटवर्क में बटा हुआ है। अब क्यों बांटा गया है, कि ज्यादा क्लॉक सिग्नल मिले। ठीक है, ज्यादा क्लॉक सिग्नल मिले, उससे क्या होगा, हमारी माइक्रो कंट्रोलर फास्ट होगी। हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाए और हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है वो फास्ट वर्क करे। ठीक है, तो जब माइक्रो कंट्रोलर हमें फास्ट वर्क करवाना है और ये 12 नेटवर्क में डिवाइड किया गया है,
इसलिए क्योंकि ये स्लो प्रोसेस ना करे, इसका प्रोसेस बिल्कुल फास्ट हो जाए, ठीक है। और आप चाहो तो इसको 12 से ज्यादा पार्ट स्टेजेस में भी डिवाइड कर सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अब ये कोई पूछे कि 12 नेटवर्क में ही क्यों डिसाइड किया गया, तो इस चीज से जरूर ध्यान देना कि आपका नाम सुशील क्यों ही पड़ा, या फिर कुछ भी नाम हो तो वो नाम वही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि हमें बचपन में वही नाम दे दिया जाता है। तो बिकॉज इट इज डिजाइन फॉर इट, मतलब इसको इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि ये ऐसा काम करे, ठीक है। सबका डिफरेंट डिफरेंट कोड है, डिफरेंट डिफरेंट काम करे। तो क्लॉक सिग्नल देने के लिए 12 पार्टों में ज्यादा क्लॉक सिग्नल देने के लिए हमारा इसको 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और ये मैन्युफैक्चरर ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 221 का ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या कह रहा है, क्लॉक सिग्नल, ठीक है। 12 पार्ट में फीड करने के लिए माइक्रोकंट्रोलर पार्ट में 12 नेटवर्क द्वारा डिवाइड का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है कि अच्छे से अच्छे क्लॉक सिग्नल मिले, ताकि हमारी माइक्रो कंट्रोलर जो है वो अच्छा ही वर्क करे। अच्छा वर्क करेगी तो स्पीड बढ़िया होगी, स्पीड बढ़िया होगी तो हमें आउटपुट अच्छा मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ द लॉन्गर डिले इन बेसिक प्रोग्राम यूज टाइमर इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज इम्प्लीमेंटेड। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में टाइमर का उपयोग बुनियादी कार्यक्रम में लंबा अंतराल कैसे कार्यान्वित करता है, ठीक है। अब जो टाइम डिले प्रोवाइड कर रहा है वो किस तरह से टाइम डिले को और इंटरवल बढ़ा रहा है, तो किस तरह से बढ़ाता है, वो लूप बना करके, ठीक है। हमने यहाँ पे 1 माइक्रोसेकंड पे दिया कि ये 1 माइक्रोसेकंड पे ये काम होना चाहिए, फिर 2 माइक्रोसेकंड पे ये काम होना चाहिए, 3 माइक्रोसेकंड पे ये काम होना चाहिए। इसी तरह से हमारा लूप बन गया। तो एक लूप को फॉलो करते हुए, लूप नंबर ऑफ लूप टाइम्स बढ़ाते हुए ये हमारा कार्य कर लेता है। तो कैसे कार्य करता है, लूपिंग नंबर ऑफ टाइम्स को लूपिंग कर देता है। तो इस तरह से हमारा माइक्रो कंट्रोलर कार्य करता है। कुछ चीजें हमें बिल्कुल समझ के चलनी है, ठीक है। अब इसमें डायग्राम एक भी नहीं लिया इस वजह से, क्योंकि ये वैसा क्वेश्चन ही नहीं था, ठीक है। हाउ द लॉन्गर डिले इन बेसिक, लॉन्गर डिले के पूछ रहा है टाइमर 8051 में कैसे प्रोवाइड करवाएंगे। तो लूपिंग का प्रोसेस चला करके हम क्या करेंगे, डिले प्रोवाइड करवा देंगे। समझ में आया? तो इसका 222 का आंसर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम डिले पॉसिबल यूजिंग अ सिंगल माइक्रो 8051 माइक्रो कंट्रोलर टाइमर रनिंग एट 12 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 12 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति पर चलने वाला एक एकल 8051 माइक्रो कंट्रोलर टाइमर का उपयोग करके न्यूनतम विलंब संभव है। हमने आपको अभी जस्ट बताया कि मिनिमम डिले कितना होता है। अगर टाइमर की बात कर रहे हैं तो मिनिमम डिले 8051 में कितना प्रोवाइड हो रहा था हमारा, 1 माइक्रोसेकंड। अब तक तो ये याद हो गया होगा। मिनिमम डिले कितना, 1 माइक्रोसेकंड। तो 223 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which chip is versatile to use from simple consumer electronics to high-end application? कौन सा चिप साधारण उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स से उच्च अंत अनुप्रयोगों के लिए उपयोग करने के लिए बहुमुखी है, ठीक है। हिंदी में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा इंग्लिश में समझते हैं। कौन सा चिप हम यूज करते हैं वर्सेटाइल टू यूज फ्रॉम सिंपल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स टू हाई एंड एप्लीकेशन, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छे एप्लीकेशंस में और बहुत ही छोटे चिप की बात हो रही है। यहाँ पे बहुत ही इजी इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर में यूज करने वाले चिप की बात हो रही है। तो कौन सा चिप यूज करते हैं, अब हर जगह माइक्रो कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ भी माइक्रो कंट्रोलर ही आंसर होगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है कि हम कहीं भी डिजिटल की बात कर रहे हैं अगर, तो माइक्रो कंट्रोलर चिप की बात करेंगे और माइक्रो कंट्रोलर चिप हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो 224 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अब्रीविएशन SFR यूज इन माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर में SFR का फुल फॉर्म क्या होगा, हमने एक बार और डिस्कस किया था इसके पिछली क्लास में
कि एसएफआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। क्या होता है? स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। ऑप्शन में देखिए आप, कहीं दिख रहा है आपको स्पेशल फंक्शन रजिस्टर? हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा बता रहा है एसएफआर का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर, विशेष समारोह रजिस्टर। बट आप फुल फॉर्म ऐसे याद करना, ठीक है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 to 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।